हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 का हमारा फर्दर पार्ट। टॉपिक 2.3 हमारा है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। लाइक साउथ अफ्रीका, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी उतने ही ज्यादा तकलीफें या मुश्किलें आई जितने साउथ अफ्रीका में हुआ था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। मतलब इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और इंडिया ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा और बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। ये यहाँ पर विविध अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग ट्रेडिशन के, अलग अलग जो धर्म है, जाति है, कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं, और बहुत ही ह्यूज उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें आपको अपना सिटीजन, मतलब वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक भी आसान काम नहीं है। एट द टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वे आर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन। उस समय में जो पीपल थे इंडिया के, वो उस चीज से ऊंचे उठते थे या कह रहे थे कि इमर्ज हो रहे थे फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट to that of citizen. The country was born through a partition on the basis of religious differences. Country जो थी वो कैसे पैदा हुई है, कैसे born हुई थी? पार्टीशन के बेसिस पर। रिलीजियस डिफरेंसेस या धर्म को लेकर जो डिफरेंसेस थे उसके थ्रू पार्टीशन हुआ था हमारी कंट्री का। एंड दिस वॉज अ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये बहुत ही ट्रोमैटिक, मतलब बहुत ही बुरा सा एक्सपीरियंस था जो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए था। तो इस तरह से हमारी जो कंट्री थी वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिवाइड हुई थी, या कह सकते हैं कि डिवाइड होना, या फिर कह सकते हैं पार्टीशन हुआ था हमारे कंट्री का। और ये जो एक्सपीरियंस था बहुत ही बुरा, या फिर ऐसे कि जो बहुत ही हर्ट करने वाला था, जो बहुत ही आघात होता है, तो वैसा इंडिया और पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा सा एक्सपीरियंस था ये कंट्री का पार्टीशन। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वेर किल्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। जब पार्टीशन को लेकर विवाद हुए, झगड़े हुए, लड़ाई हुई, उसमें 10 लाख लोग जो थे, मतलब 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। There was another problem, और ये another problem थी। The British had left it to the rulers of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. और ब्रिटिश लोगों ने वो रूलर्स जो पर्टिकुलर स्टेट के या पर्टिकुलर एरिया के जो राजा थे, उनको ये डिक्लेयर कर दिया, उन्हें ये दे दिया रूल, उन्हें ये डिसाइड करने के लिए दे दिया, उनके ऊपर छोड़ दिया कि क्या वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं, या वो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं, या फिर वो अपना इंडिपेंडेंट जगह या अपना इंडिपेंडेंट स्टेट या वो पर्टिकुलर एरिया रखना चाहते हैं। The merger of this princely states was a difficult and uncertain task. और ये जो मर्जर था ये प्रिंसली स्टेट्स का, प्रिंसली स्टेट्स मतलब वो पर्टिकुलर स्टेट का कोई प्रिंस होगा, कोई राजा होगा, तो ये जब मर्ज हुए कोई इंडिया के साथ, कोई पाकिस्तान के साथ, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही अनसर्टन टास्क था। When the constitution was being written, जब constitution लिखा गया, the future of the country did not look as secure as it does today. उस समय जब लिखा गया constitution, उस समय लगता था कि जो future है हमारी country का वो इतना अच्छा नहीं होगा, या बहुत ही secure नहीं होगा जैसा आज हम feel कर रहे हैं, जैसा आज हम enjoy कर रहे हैं। ये उस समय जब लिखा गया constitution, उस समय ऐसा नहीं लगता था। The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. जिन्होंने constitution बनाया था, जो makers थे constitution के, उनके मन में एक दुविधा सी थी, anxiety थी कि present और future कैसा होगा हमारी country का इस constitution के लिखने के बाद। The path to constitution, अब constitution का जो रास्ता था, Despite all these difficulties, मतलब ये सारी difficulties, problems के बाद भी there was one big advantage for the makers of Indian Constitution. एक इन सब चीजों की, इन difficulties के पीछे एक बड़ा सा advantage था जो makers के लिए था Indian Constitution के। Unlike South Africa, जैसे South Africa में हुआ था, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look. जैसे साउथ अफ्रीका में लोगों को अवेयर करना पड़ा था कि क्या है डेमोक्रेटिक इंडिया, वैसा इंडिया में बताने की, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है वैसा इंडिया में बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा होना चाहिए ये बताने की।
मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि इस तरह के जो कंसेंसस थे वो फ्रीडम स्ट्रगल के समय में बहुत सारे इवॉल्व हुए थे या पता चले थे लोगों को. अवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल. हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो उस समय में हमारा जो स्ट्रगल था वो अगेंस्ट में नहीं था फॉरेन रूल के. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, जैसे कि यहाँ बताया गया है, तो वो नेशनल मूवमेंट जो था वो हमारा किसी भी तरह से अगेंस्ट में नहीं था फॉरेन रूल के, और ये एक स्ट्रगल था. इस चीज के लिए हमने स्ट्रगल किया था, जैसे हम बता सकते हैं कि रेजुविनेट करने के लिए हमारी कंट्री को, मतलब बहुत ही यंग बनाने के लिए हमारी कंट्री को. रेजुविनेट करना मतलब एकदम यंग बना देना, बहुत ही एक्टिव बना देना. तो रेजुविनेट करने के लिए हमारी कंट्री को और हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने ये स्ट्रगल किया था. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. और बहुत सारे sharp differences जो थे opinions के वो आने लगे इस freedom struggle में about the path of India, इंडिया के path के बारे में. should take after independence, मतलब किस तरह का रास्ता है, किस तरह का पाथ होना चाहिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. ये जो चीजें थी या इंडिया का, वो हमारे इस स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में ये सबसे मेन चीज थी. सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, और इस तरह के डिफरेंसेस आज भी देखने को मिलते हैं. Yet some basic ideas had came to be accepted by almost everyone. और अभी भी कुछ बेसिक आइडियाज ऐसे हैं जो हर कोई एक्सेप्ट करता है. As far back as in 1928, मतलब पीछे अगर हम जाएं और 1928 की बात देखें, मोतीलाल नेहरू एंड 8 other कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. उस समय में मोतीलाल नेहरू ने और उनके अलावा 8 other कांग्रेस लीडर्स जो थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंडिया के लिए. 1931 में द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक. और 1931 में जो रेजोल्यूशन हुआ था, वो रेजोल्यूशन में, मतलब कराची सेशन में जो हुआ था रेजोल्यूशन, उसने ये किया था. 1931 में रेजोल्यूशन जो हुआ था कराची सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ड्वेल्ट किया था इस चीज को कि किस तरह से हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो होना चाहिए. एक स्थान पर रुकने का या ड्वेल्ट किया था, मतलब रोक दिया था कि किस तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिखना चाहिए. बोथ दिस डॉक्यूमेंट वेर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. और उस समय में ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये कमिटेड थे इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे. right to freedom and equality and to protecting the rights of minorities in the constitution of independent India. उस समय पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में ये होता है कि एक पर्टिकुलर एज है, 18 एज से अबव वाले कोई भी लोग हो, किसी भी समाज का, किसी भी जात का, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, 18 ईयर्स से ज्यादा अगर उसकी एज है तो उसे पूरा हक है, उसे पूरा राइट है फ्रीडम का, इक्वलिटी का, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने का. इवन दो वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो, उससे पूरा हक है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट जो है उसका उसे पूरा राइट होगा. Thus, some basic values were accepted by all the leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. और इसीलिए कुछ बेसिक वैल्यूज जो थे वो एक्सेप्ट किए गए थे सारे लीडर्स के थ्रू बहुत ही पहले, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बहुत ही पहले, जब वो डेलिब्रेट कर रहा था उस कॉन्स्टिट्यूशन पे, जब वो मिली, उस डेलिब्रेट हुआ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. The familiarity with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. एक फैमिलियरिटी थी, मतलब एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जानते थे, फैमिलियर थे किससे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, कॉलोनियल रूल के, और उस चीज ने बहुत ही हेल्प किया डेवलप करने के लिए एक एग्रीमेंट को उस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में. द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू. ब्रिटिश रूल में उन्होंने वोटिंग के राइट्स कुछ ही लोगों को दिए थे. ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर. और उस बेसिस पे ब्रिटिश लोगों का ये देखने को मिला था कि ब्रिटिश लोगों ने बहुत ही वीक लेजिस्लेचर को बनाया था या इंट्रोड्यूस किया था. इलेक्शंस जो थे वो 1937 में हुए थे टू प्रोविजनल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया. दिस वेर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और उस समय में ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी,
क्योंकि उस समय में उन्होंने सभी को हक नहीं दिया था वोटिंग का। But the experience gained by Indians in the working of legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institution. लेकिन जब ये चीज ब्रिटिश इंडिया में जब देखी गई, लोगों ने, इंडियन पीपल्स ने जब देखी कि ब्रिटिश लोगों ने सभी को हक नहीं दिया है, राइट नहीं दिया है वोट करने का, तो उसमें उनका जो लेजिस्लेचर बना था ये बहुत ही वीक था। और इस चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद इंडियंस ने क्या किया, उस लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन को बहुत ही अच्छा या यूजफुल प्रूव किया हमारी कंट्री के लिए, अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस बनाकर, अपने खुद के कुछ रूल्स बनाकर एंड वर्किंग इन देम, और उसमें उन्होंने काम किया। दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कॉलोनियल लॉज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया या अपनाया बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स को और प्रोसीजर्स को जो कॉलोनियल लॉज में थी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर चैप्टर को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।